चलिए, हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन देख रहे थे। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये दो नॉर्वेजियन साइंटिस्ट गुलबर्ग एंड वागे द्वारा 1864 में दिया गया था। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशन स्टेब्लिश करता है। लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम एक मात्रात्मक संबंध स्थापित करता है किसके बीच, किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता है उनके, और अभिक्रिया कितनी हुई है, रिएक्शन की प्रोग्रेस या रिएक्शन की एक्सटेंट के बीच में। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इस्टेब्लिश करता है क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। जितनी अभिक्रिया हुई है, अभिक्रिया की मात्रा, अभिक्रिया कितनी हुई है, अभिक्रिया की प्रोग्रेस और अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता के बीच। तो अगला पॉइंट देखते हैं। इट इस्टेब्लिश यानी लॉ ऑफ मास एक्शन इस्टेब्लिश क्वांटिटेटिव रिलेशन between the concentration of reactant and product with the amount of reaction taken place। कितनी रिएक्शन हुई है, या हम कहें विद द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, विद द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कह लें, रिएक्शन की मात्रा, कितनी रिएक्शन पूरी हुई है उसके बीच, विद द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन कितनी प्रोग्रेस की है, रिएक्शन अभिक्रिया कितनी हुई चली है, अभिक्रिया की मात्रा और अभिकारकों की सांद्रता के बीच एक मात्रात्मक क्वांटिटेटिव रिलेशन जो है लॉ ऑफ मास एक्शन इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, और हमने अभी एक्टिव मास छोटा सा एक आपको इसके पहले 10 मिनट का एक टॉपिक बताया है, एक्टिव मास क्या होता है, और उसी एक्टिव मास को हम यहाँ आगे यूज करेंगे। तो देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है, पहले इसको देखते हैं, फिर एक्टिव मास क्या है उस पर आते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्टेंट की रिएक्शन करने की रेट, किसी अभिकारक की अभिक्रिया करने की दर उसके एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से ध्यान दे, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि द रेट एट विच एनी सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास और कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी अभिकारक की अभिक्रिया करने की दर उसके एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान या हम कहें उसकी मोल प्रति लीटर में सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट किसी रिएक्शन की रेट, किसी रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट तो होता नहीं, तो किसी रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करता है? उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों के सांद्रता पदों, कंसंट्रेशन टर्म्स के प्रोडक्ट के सांद्रता पदों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला जो है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार द रेट at which any substance react is proportional
proportional to the active mass, to the active mass of that substance and the rate of reaction is proportional to the product of proportional to the product of all the concentration terms of the reactant involved, of the reactants involved। ध्यान दें, किसी लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग द रेट एट विच एनी सब्सटेंस रिएक्ट, कोई भी पदार्थ जिस वेग से, जिस दर से, जिस रेट से अभिक्रिया करता है, इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ दैट सब्सटेंस, उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात सब्सटेंस का एक्टिव मास जितना ज्यादा होगा, रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। एंड द रेट एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन का रेट क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व, जितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है उन रिएक्टेंट्स के जितने कंसंट्रेशन टर्म अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उन सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के प्रोडक्ट के, उन सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सपोज कर लें कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, चलिए सपोज कर लें 2 moles ऑफ ए रिएक्ट विद 3 moles ऑफ बी एंड फॉर्म द प्रोडक्ट A2B3, ये रिएक्शन हमारे पास है। रिएक्टेंट ए के कितने कंसंट्रेशन टर्म है? 2, और बी के कितने कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व है? 3। तो रिएक्शन का रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट प्रोपोर्शनल होगा, ए के 2 कंसंट्रेशन टर्म है ना, ए के कितने कंसंट्रेशन टर्म है? 2, तो ये हो जाएगा किसके प्रोपोर्शनल? ए को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स ए के कितने हैं? 2 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ए इंटू ए, और बी के कितने कंसंट्रेशन टर्म्स हैं? 3, तो हम लिखेंगे बी और बी कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो ये प्रोपोर्शनल होगा, इनकी पावर जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा ए रेज टू पावर 2 एंड बी रेज टू पावर 3। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो रेट इक्वल टू हो जाएगा के और ए रेज टू पावर 2 एंड बी रेज टू पावर 3। ये रेट, ये जो है लॉ ऑफ मास एक्शन है, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम यही है। इनका कहना है कि किसी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसके कितने कंसंट्रेशन टर्म हैं? 2, यहाँ पर देखिए 2 कंसंट्रेशन टर्म्स, तो इसके 3, इसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए और इसको 3 टाइम्स, इनकी पावर 1 1 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पावर 2 हो गया, यहाँ पावर 3 हो गया, और इस प्रकार से हमें लॉ ऑफ मास एक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एक टर्म है एक्टिव मास, हमने एक टर्म यूज किया है एक्टिव मास। तो देखिए एक्टिव मास क्या होता है, उस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये था ना एक टर्म एक्टिव मास, सॉरी
एक्टिव मास सर, ये जो है एक्टिव मास, ये एक टर्म यूज हुआ है एक्टिव मास, ठीक है ना। तो एक्टिव मास की क्या मीनिंग होती है, इसको थोड़ा सा देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्टिव मास क्या होता है, देखिए किसी रिएक्टेंट का जो क्वांटिटी हम लेते हैं, जो अमाउंट लेकर के रिएक्शन कराते हैं, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कुछ रिएक्टेंट रिएक्शन करने के लिए रेडी होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल रेडी नहीं रहते, तैयार नहीं रहते। किसी भी अभिक्रिया में जितने हम अभिकारकों को लेते हैं, उसमें से कुछ अभिकारक तो अभिक्रिया करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ तैयार नहीं रहते हैं। तो टोटल लिए गए रिएक्टेंट के जितने अमाउंट, जितनी क्वांटिटी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्शन करने के लिए तैयार रहता है, रेडी रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका एक्टिव मास कहते हैं। तो एक पॉइंट देख लेते हैं एक्टिव मास क्या है। तो हमने बताया था एक्टिव मास क्या है। एक्टिव मास किसी भी रिएक्टेंट की वह क्वांटिटी जो प्रिपेयर्ड हो, जो तैयार हो, रेडी हो केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए, उसे हम उसका क्या कहते हैं, एक्टिव मास कहते हैं। देखा जाए द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अभिकारक की मात्रा which is ready, which is prepared for chemical combination, which is ready for chemical combination is called एक्टिव मास। ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच इज रेडी फॉर केमिकल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एक्टिव मास। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ध्यान देंगे, रेडी फॉर केमिकल कॉम्बिनेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, यहां पर चाहे तो हम जोड़ सकते हैं क्या, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, जितने अमाउंट जो है किसी रिएक्टेंट के रिएक्शन करने के लिए रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, एनर्जेटिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एक्टिव मास। देखिए एक्टिव मास इक्वल टू होता है, एक्टिव मास ए इक्वल टू होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा इनटू कंसंट्रेशन के, एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर सी, या हम कहें एक्टिव मास ये इक्वल टू होगा एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन के, जहां पर गामा क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। कुछ पर्टिकुलर केसेस में, जैसे यदि सॉल्यूशन आइडियल है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, या फिर हम कहें कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो लगभग आइडियल जैसा बिहेव करते हैं। तो अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है या आइडियल है, देन इसकी वैल्यू लगभग 1 को अप्रोच कर जाती है, अदरवाइज ये लेस देन 1 होता है। तो आगे देखिए गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा की वैल्यू क्या होती है ये देखा जाए। गामा ये लेस देन क्या होता है, 1 होता है। अतः
क्या होगा, A इक्वल टू लेस देन सी, एक्टिव मास कंसंट्रेशन से कम होता है, एक्टिव मास लेस देन कंसंट्रेशन आता है। एक्टिव मास is always less than C यानी कंसंट्रेशन। एक्टिव मास हमेशा कंसंट्रेशन से कम होता है। एक्टिव मास इज लेस देन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो या आइडियल हो, डाइल्यूट या आइडियल सॉल्यूशन के लिए गामा की वैल्यू एक्टिविटी कोफिशिएंट लगभग 1 को अप्रोच कर जाता है। फॉर हम कहें फॉर डाइल्यूट और आइडियल सॉल्यूशन गामा अप्रोचेस टू 1, जब गामा 1 को अप्रोच कर जाएगा तो A देन विल बी इक्वल टू C के, तब जो एक्टिव मास है वो सॉल्यूशन की मोल पर लीटर में जो कंसंट्रेशन है उसी के बराबर होता है। हम कहें कि हेंस हम एक्टिव मास को कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर डाइल्यूट और आइडियल सॉल्यूशन, डाइल्यूट या आइडियल सॉल्यूशन के लिए, फॉर डाइल्यूट और आइडियल सॉल्यूशन डाइल्यूट या आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक्टिव मास इज इक्वल टू एक्टिव मास इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर। एक्टिव मास क्या है, मोल पर लीटर में जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है उसी को हम एक्टिव मास कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अब आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन का एप्लीकेशन ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, एंड इसके साथ हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमें अगला देखना है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, और इसको अप्लाई करके हम किसका कैलकुलेशन, किसका एवेल्युएशन करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, सपोज कर लें हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई रिएक्शन है और जो इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। लेट अस कंसीडर द रिएक्शन कोई रिएक्शन हम कंसीडर करें, जैसे स्मॉल a मोल्स ऑफ A प्लस स्मॉल b मोल्स ऑफ B गिव्स स्मॉल c मोल्स ऑफ C प्लस स्मॉल d मोल्स ऑफ D, एंड दे कंबाइन टू फॉर्म A and B। ये कोई अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक A के स्मॉल a मोल अभिकारक B के स्मॉल b मोल से रिएक्शन करके इसके स्मॉल c और इसके स्मॉल d मोल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करें तो ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसका रेट RF और रेट कांस्टेंट KF होगा। दिस वन इज बैकवर्ड रिएक्शन एंड इट्स रेट is represented as RB and equilibrium constant by the symbol K। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
एफ, ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा के एफ और कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी। देखिए इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है कितने कंसंट्रेशन टर्म ए और इसके कितने हैं बी, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट का कार्य करते हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आर एफ किसके बराबर होगा, रिएक्टेंट ए के कंसंट्रेशन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेज टू पावर स्मॉल ए आ जाएगा, बी के कंसंट्रेशन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी रेज टू पावर स्मॉल बी आ जाएगा। और यहां पर ये इक्वेशन 1, यहां पे के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। बट जब हम बैकवर्ड रिएक्शन को कंसीडर करेंगे, इस रिएक्शन को इसका रेट देखना हो, इसके लिए रिएक्टेंट ये है और ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन के रेट की बात करें, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन का रेट होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन आर बी इक्वल टू हो जाएगा के बी। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट हैं तो ये हो जाएगा सी की पावर स्मॉल सी और डी की पावर स्मॉल डी। ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का केवी इंटू बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट सी रेज टू पावर स्मॉल सी और डी रेज टू पावर स्मॉल डी। इक्विलिब्रियम स्टेट पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। इक्विलिब्रियम स्टेट पर दोनों रिएक्शन सेम रेट से प्रोसीड करते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम कहें कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट, यही स्टेट rate of forward reaction RF will be equal to rate of backward reaction। RF is equal to from equation 1 and 2 देखें, RF equal to हो जाएगा KF concentration of A raised to power small a and concentration of B raised to power small b, और ये equal to होगा किसके, KB और कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर स्मॉल डी सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर स्मॉल डी। हम सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ कर लें तो के एफ अपान के बी इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के एफ अपान के बी इक्वल टू concentration of C raised to power small c concentration of D raised to power small d divided by concentration of A raised to power small a concentration of B raised to power small b। और इसी रेशियो को, दिस रेशियो इज कॉल्ड K। अब K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको हम कोई इक्वेशन 3 कर दें, और ये जो है किसी अभिक्रिया में अभिकारक की कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट के बीच रिलेशन है, इसको नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं इसके।
अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में हमने ए ले रखा है ना, तो ये क्या होता है, ये एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ ए। अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में बी लिखा है तो ये हो जाता है एक्टिव मास ऑफ बी। अगर हमने सी ले रखा है तो ये होता है एक्टिव मास ऑफ सी। एंड अगर ये डी ले रखा है ये तो एक्टिव मास ऑफ डी। ठीक है ना। अब देखिए ये जो एक्टिव मास है, अगर रिएक्शन सॉल्यूशन में है, लिक्विड स्टेट में है रिएक्टेंट, तो ये कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर में। बट यदि रिएक्शन गैसियस स्टेट में है, गैसियस रिएक्शन के लिए ये क्या होता है, प्रेशर होता है गैस का, या उसका पार्शियल प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में। तो जब गैसियस स्टेट में रिएक्टेंट्स होते हैं तब हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kp से डिनोट करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहलाता है, ये Kp कहलाता है। और अगर सॉल्यूशन में है तब हम इसी को क्या कहते हैं, Kc कहते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अगर जो है रिएक्शन लिक्विड स्टेट में हो देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये क्या कहलाता है, Kc, अर्थात इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। जब रिएक्शन जो है सॉल्यूशन में हम कराते हैं, गैसियस स्टेट में ना हो, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc से रिएक्शन डिनोट करते हैं, और कंसंट्रेशन जो एक्टिव मास है वो कंसंट्रेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना। जब एक्टिव मास ये रिप्रेजेंट होता है किस रूप में, कंसंट्रेशन के रूप में, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc से डिनोट किया जाता है। ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और जब रिएक्शन गैसियस स्टेट में कराई जा रही हो तो एक्टिव मास को हम कंसंट्रेशन की जगह किस में लेते हैं, प्रेशर में, एटमॉस्फेयर में प्रेशर लिया जाता है। और देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kp से डिनोट करते हैं, और ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर के रूप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन होता है, Kp इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। जब रिएक्शन सॉल्यूशन में है तो एक्टिव मास को हम मोल पर लीटर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रूप में लेते हैं, और जब गैसियस स्टेट में रिएक्टेंट हो, रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो, तो एक्टिव मास को हम प्रेशर के रूप में लेते हैं, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp से डिनोट होता है। और अब हमें देखना है कि क्या Kp और Kc दोनों सेम होते हैं। अगर कोई रिएक्शन है, जो ऊपर का रिएक्शन है उसके लिए Kp देखना हो, तो ये हो जाएगा किसका, प्रेशर गैस C का रेज टू पावर स्मॉल c इंटू प्रेशर ऑफ गैस B रेज टू पावर स्मॉल b डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ गैस A। नेक्स्ट पेज लेते हैं। अगर गैसियस रिएक्शन है, मान ले कोई रिएक्शन है स्मॉल a मोल्स ऑफ A प्लस स्मॉल b मोल्स ऑफ B, और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं स्मॉल c मोल्स ऑफ C स्मॉल d मोल्स ऑफ B, तब Kp अगर ये सभी गैसियस स्टेट में रिएक्शन हो, गैसियस स्टेट, तब हम कंसंट्रेशन की जगह इनके क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे, और प्रेशर ऑफ C रेज टू पावर स्मॉल c, प्रेशर ऑफ D रेज टू पावर स्मॉल d अपॉन
प्रेशर ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए प्रेशर ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी। ये जो है तब इस फॉर्म में हम प्रेशर के रूप में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के प्रेशर के रूप में तब हम Kp को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें Kp और Kc में रिलेशन देखना है, क्या दोनों सेम वैल्यू आते हैं या अलग अलग। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, Kp और Kc के बीच में हमें रिलेशन देखना है। बट यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में देखेंगे Kp और Kc के बीच रिलेशन। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर बंद करते हैं। यहाँ से कल की क्लास में कुछ और इक्वेशंस देखेंगे Kc और Kp को लेकर के, फिर इनके बीच का रिलेशन देखेंगे। आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं, यहाँ से कल की क्लास में देखा जाएगा। सभी को नमस्कार।